हेलो बच्चों, क्लास 9th के बच्चों की बात करने जा रहे हैं आज। और मैं आलोक हूँ और आपके लिए मैं बायो के कुछ कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है। और बायो के मतलब आई होप आप समझ जाओ कि क्लास 9th की जो बायोलॉजी है, ठीक है, उससे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको। और कोशिश ही नहीं, आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने की भी कोशिश करूँगा और बेहतर नोट्स भी आप यहाँ से पा पाओगे अपने बायोलॉजी के लिए। और डेफिनेटली जितनी भी आप बायो के बुक्स पढ़ते हो, जैसे कि एस चंद की बुक है, एमटीजी की बुक है और एनसीईआरटी, तीनों बुक्स आपको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें धैर्य रख सकते हो। क्लास 8 से पास हो गए हो और क्लास 9th में आए हो, ठीक है। बायो के कुछ कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ब्रॉडनेस समझ में आएंगी। हाँ, को रिलेटेड चैप्टर्स होंगे जो क्लास 8 में भी आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी आप सेल पढ़ोगे, लेकिन क्लास 8 में आप टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़े होगे, ठीक है। बट क्लास 9th में आप बायोलॉजी में टिश्यू चैप्टर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम बता रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी में आपको क्लास 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले सेल पढ़ना होगा, ठीक है। अब आप सेल मतलब कई तरीके का सेल होता है, एक बैटरी का भी सेल होता है, फिजिक्स में अलग टाइप का सेल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में सेल पढ़ोगे बट उसका मीनिंग अलग है। और जो आप देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट हैं साइंस के। फिजिक्स में सेल की मीनिंग अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री में सेल की मीनिंग अलग हो जाएगी, बायो में सेल की मीनिंग अलग होगी, ठीक है। तो बायो में सेल लिविंग सब्सटेंस से रिलेटेड है और एक चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हो या एन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे बायो में टिश्यू के बारे में, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो उनके सेकेंड चैप्टर के बारे में हम बायो में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले आप बायो से क्लास 10 के बाद बायो लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, लेकिन बेटा जो आपको क्लास 9th में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है ये आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। इसे जानना भी चाहिए क्योंकि हर इंसान को क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, समझने की। व्हाट इज़ दिस, हम अपने हैंड्स को देखते तो है क्या, ये किस चीज़ के हम बने हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे मार्कर उठा रहे हैं तो हम एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करता है हमारा माइंड कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस। तो अगर हम समझ पाते हैं ये प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें कलर्स पड़े हैं जिसके वजह से इंक है और ये मूव करता है, तो थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। सिमिलरली हमें भी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं और वी आर ह्यूमंस, तो डेफिनेटली सभी बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होगी, चाहे वो बायोलॉजी वाला बायो से पढ़ के आगे बढ़ना है या मैथ से पढ़ के आगे बढ़ना है। बट दोनों बच्चों को अभी क्या है, बेसिक कंसेप्ट है जिसे दोनों बच्चों को जानना चाहिए, ठीक है। तो बायो में फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया बेटा सेल, सेकंड चैप्टर बताया टिश्यू और थर्ड मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च करके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है, जिसमें आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ देख सकते हो, जिसमें आप मोनेरा के बारे में, मोनेरा में कौन इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन इंक्लूड होगा, प्रोटिस्टा होता क्या है, मोनेरा होता क्या है, ठीक है। फिर आता है बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई ग्रुप्स के लोग, ठीक है। फंगस, आई होप आप कोविड में जान पाए होंगे कि ब्लैक फंगस भी होते हैं, ठीक है। तो फंगस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। फिर आप पढ़ोगे प्लांटी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की जाती है, और एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं RH बिटेकर साइंटिस्ट के द्वारा। और प्लांट में थैलोफाइट, प्लांट में सबसे प्लांट के जब स्टडी थोड़ी सी 9th में ही बताई गई है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें आप ये समझ पाओगे कि प्लांट जो थे वो बहुत ही मैन्यूट साइज के थे और उसके बाद से आपको धीरे धीरे ग्रो करके प्लांट एडवांस प्लांट के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि पहले प्लांट क्या थे, एकदम सेपरेट, जिसमें रूट, स्टेम, फ्लावर्स कुछ नहीं थे, ठीक है।
आफ्टर दैट वो ग्रो करके धीरे से उसमें कुछ पार्ट्स बने, फिर वो ग्रो करके कुछ एडवांस हुए, और लास्ट में एडवांस प्लांट जो मैंगो ट्री देखते हो, नीम ट्री देखते हो, उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, मैंगो ट्री को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो वो एडवांस प्लांट होता है। तो प्लांट के बारे में कुछ सीखने को आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिमिलरली एनिमल में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, जिसे आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको 4th नंबर पे पढ़ना है बेटा। देखिए ये जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, वाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ोगे, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और लास्ट चैप्टर होगा फूड के बारे में, फूड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज के बारे में एक्चुअली आपको बायो नहीं, ये आपको सर्वाइव, इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी भी चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अब, क्योंकि इससे रिलेटेड उसको कैरियर्स बनाने हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग बात करेंगे बेटा सेल के बारे में, देन टिश्यू के बारे में, देन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, देन फूड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीट ऑल चैप्टर योर क्लास 9 की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, और एनसीईआरटी के भी पार्ट्स हम इसमें कवर कर लेंगे, राइट। तो चलिए सेल के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी में सबसे पहले बायो का जो पार्ट है चैप्टर सेल, उसको लिखा गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। तो क्यों आप सोच सकते हो, हमने बताया कि जो सेल है वो क्या है बेटा, फिजिक्स में अलग है, ठीक है, बैटरी को बोलते हैं, और केमिस्ट्री में अलग है, उसमें ऑर्बिट्स में सेल बोले जाते हैं, अलग पार्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। बट यहाँ जो सेल वर्ड है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है। सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना दिमाग में रखिए, सेल क्या है, डेड है या लिविंग है, तो ये लिविंग है। अब जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, इसके डायग्राम्स देख लोगे, तो आप भी रियलाइज कर पाओगे कि सेल लिविंग होते हैं, ठीक है। और इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम बिल्डिंग्स देखते हैं, घर देखते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, मान लीजिए हमारा होम जो भी है, ठीक है, उसमें क्या असेंबल हो करके बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ठीक है। आप उसमें घर को बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि रॉड, सरिया चाहिए, सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, बट इन चीज़ों को अभी अलग रखें तो आप देखोगे ब्रिक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। ब्रिक को असेंबल करके वॉल बनाया जाता है, ठीक है, और उस वॉल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। नक्शे में आपको किस तरीके का कुछ दिखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये असेंबलिंग होने के बाद एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ब्रिक के असेंबल से ही क्या बनता है, होम बनता है, छोटे छोटे एक एक ब्रिक, और ब्रिक की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसको असेंबल करके मिस्त्री क्या करता है, एक बिल्डिंग्स तैयार कर देता है। सिमिलरली सेल भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सेल मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये सेल होगा, और ये सेल ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा, और इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा, टिश्यू बोला जाएगा बायो के टर्म में, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू बना लिए हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन मिल करके बाद में क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एन ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल ही रह गए, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल हैं। जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया की, जैसे कि हम बात करें अमीबा की,
ठीक है, ये एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो टिश्यू लेवल पे भी रह गए, ठीक है, जो मतलब जिनके सेल डिवाइड करके टिश्यू बनाए, तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो टिश्यू लेवल पे रह गए, उन्हें बोलते हैं हाइड्रा। ओके, हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी। आफ्टर दैट जब टिश्यू ग्रुप बहुत सारे सेल एक जैसे परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे टिश्यू एक जैसे वर्क करते हैं तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में लीवर पाया जाता है, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, इसी तरह ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस पार्ट का है? एलिमेंट्री कैनाल का है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की साइज कितनी होती है? तो आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, 9.5 मीटर लॉन्ग होती है। किसी बुक में मेंशन किया होगा 9 मीटर लॉन्ग। ओके, और ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अभी हम बात कर रहे हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिले हैं, जैसे कि माउथ, टंग, यहाँ टंग होगा, ये माउथ का पार्ट है, ये टंग है, ठीक है। इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स भी मिलेंगे। इसोफेगस इसको बोलते हैं, फूड पाइप को। फूड पाइप को इसोफेगस, दिस इज अ स्टमक, ठीक है। और ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इंटीरियर पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे पार्ट होगा रेक्टम का, और यहाँ का पार्ट होगा बेटा एनस। तो ये सारे क्या हो गए? ऑर्गन्स हो गए। अब ये सारे ऑर्गन मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और ये बहुत सारे, जैसे कि हमने बताया अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, बहुत स्केलेटन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? एन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और देखोगे तो इसमें मतलब सबसे पहले स्टार्टअप किसने किया था? कौन है जो सबसे पहले ये सारे सिस्टम को डेवलप किया? हु इज दिस? तो दिस इज अ सेल। वो कौन है? सेल है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पढ़ा बेटा, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द सेल? सेल है क्या? ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल। तो आप क्या डिफाइन करोगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। तो हाँ बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल, अगर ये ना होती तो बायोलॉजी की स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल किस साइंटिस्ट को जाता है? जिस साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी किया और जिस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया सेल का, ठीक है। तो एक कंसेप्ट थोड़ा छूट रहा था, बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजी? तो बायोलॉजी बेटा द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधे बोल सकते हो व्हाट इज द बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? थियोफ्रेटस एंड अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, थियोफ्रेटस बॉटनी के फादर हैं, ठीक है। तो दोनों को बोल सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बट आंसर जो होगा वो अरिस्टोटल होगा, ठीक है। आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। तो एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक,
ही डिस्कवर्ड द सेल, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था? तो वो ईयर था 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था। जैसे सभी बच्चों को देखते होंगे क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ करने की, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो वो एक दिन लेबोरेटरीज में बैठे थे, उनके पॉटेड प्लांट था, गमले में एक प्लांट लगा था जिसका नाम था ऑर्चिड, ठीक है। उन्होंने उस ऑर्चिड प्लांट को लिया और उस ऑर्चिड प्लांट का और कुछ नहीं लिए, उन्होंने उसकी बार्क, मतलब जो छिलका होता है प्लांट का, ठीक है, बार्क वाले पार्ट को लिया और उसका स्लाइड बनाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्लाइड बनाया। लेबोरेटरी में आपको स्लाइड बनाना सिखाया जाएगा, स्कूल्स के लेबोरेटरीज में आपको स्लाइड बनाना सिखाया जाएगा। स्लाइड जो होती है एक स्किल, जो आपके पास रूलर यूज करते हो उसी टाइप का एक ग्लास होता है, ठीक है। सिमिलरली शेप वही होगा रूलर टाइप का, बट साइज में छोटी होगी, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की, और वो ग्लास का बना होगा, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट कभी कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी ब्लड टेस्ट में जैसे आप ब्लड ग्रुप चेक कराओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा स्लाइड, अगर नहीं विजिट किए होगे तो उस टाइप की स्लाइड होती है। और उस पर उन्होंने किसी भी तरीके से स्लाइड बनाया। एक प्रोसीजर होता है उस स्लाइड बनाने का, जिसमें कैमल के हेयर से बने हुए ब्रश का यूज करना होता है, ठीक है। उसमें कुछ हम केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल भी यूज होते हैं, ठीक है, सेफ्रॉन यूज होते हैं उसे कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया और उस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने एक स्लाइस बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्क ऑफ स्लाइस, कॉर्क कैम्बियम स्लाइस, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्चिड प्लांट था उसका उन्होंने बार्क लिया था और बार्क में जो था वो पार्ट कॉर्क था, ठीक है। तो उन्होंने एक स्लाइस बनाया और इन्होंने एक खुद के डिस्कवर किए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तो एंटन वॉन लीवेनहुक ने किया था, लेकिन उसे मॉडिफाई करके उसमें डबल लेंस बाइकॉन्वेक्स लेंस उन्होंने यूज किया, जिसके वजह से इनको श्रेय जाता है हु डिस्कवर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब सोच के कंफ्यूज हो गए कि सर आप तो डायग्राम में बड़े बड़े सेल्स बनाते हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत पड़ रही है? माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीजें देखने के लिए। हाँ, सेल बहुत ही मिन्यूट साइज के होते हैं जिसे हम सिंगल आई से विजिट नहीं कर सकते, ठीक है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रॉबर्ट हुक ने थे उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो इनसे पहले हो चुकी थी, किसके द्वारा हुई थी? एंटन वॉन लीवेनहुक के द्वारा हुई थी। तो उन्होंने उस सिंपल माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज किए थे, जिसके वजह से उन्होंने इस स्लाइड को विजिट किया और उन्हें एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल हुआ, ठीक है। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स मीन्स लाइक दैट, जो आपके बुक्स में भी दिया जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर्स अपने बुक में आप देखते होंगे। ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था जो स्लाइड को उन्होंने माइक्रोस्कोप में विजिट किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। बट उनको सेल के अंदर कुछ नहीं दिखा। वी नो दैट इट इज अ सेल एंड सेल हैव मेनी पार्ट्स, बट उनको कुछ भी नहीं दिखा। एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा, ठीक है, और उसमें बहुत कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक खाली खाली कंपार्टमेंट दिख रहा था लाइक दैट, ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो डच साइंटिस्ट थे, तो वहाँ के कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे रूम को क्या बोला जाता है? सेलुला, सेलुला वर्ड बोलते थे रूम को, ठीक है। तो उनको रूम लाइक स्ट्रक्चर या छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रहे थे, तो दैट्स वाई उन्होंने इसका नाम देने की कोशिश करा, ठीक है। तो इस सेलुला वर्ड से उन्होंने सेल को डिराइव कर दिया और इसका नाम दे दिया सेल। तो पूछा भी जाता है सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? सेल जो वर्ड है किस वर्ड से डिराइव हुआ है? तो आप बोल सकते हो सेलुला वर्ड से डिराइव हुआ है। सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम सेलुला वर्ड विच मीन्स, सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। व्हाट डू मीन बाय सेलुला? तो इसका मतलब होता है बेटा स्मॉल रूम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जो देखो बार्क ऑफ ट्री लिए थे, मतलब
जो ऑर्चिड प्लांट था उसका छिलका लिए थे, जो आउटर बार्क ऑफ ट्री होता है वो डेड होता है। तो सेल जो सबसे रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, ठीक है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट था, तो डेड पार्ट था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और इन्होंने जो भी एग्जामाइन किया इस पे, जो भी स्टडी किया, जो भी रिसर्च किया, वो अपने खुद के बुक में लिखा। उस बुक का नाम पूछा जाता है, तो आप बुक का नाम बताओगे, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है उनके बुक का, माइक्रोग्राफिया बुक नेम, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारे डाटा मेंशन किए थे। दिस नेम इज माइक्रोग्राफिया, राइट। आफ्टर दैट सेल की डिस्कवरी कब किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में, ठीक है। और यू नो दैट कि व्हाट इज द प्रोसीजर, ओके।